अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं अंधेरा करके कमरे में लेट गई थी। आज मेरी आंखों में नींद नहीं थी और यही बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी, क्योंकि अब से पहले तक मैं बहुत गहरी नींद सोई हुई थी और कभी कभी तो मैं खुद भी हैरान होती थी कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आती है कि सारी रात एक दफ़ा भी मेरी आंख नहीं खुलती। गर्मी की वजह से मैंने नाइट ड्रेस पहन रखा था। कमरे में अंधेरा था, एसी की खुनकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था और बस मैं यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। कुछ कच्ची पक्की नींद। कभी कभी मुझे लगती कि मेरी आंख फिर खुल जाती। ऐसे ही एक बार मेरी आंख जब खुली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे में मैं अकेली नहीं बल्कि कोई साया था जो मेरे ऊपर झुका हुआ था। और फिर जैसे ही मैं अपने होश में आई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे वजूद पर अब वो लिबास नहीं है जो मैंने पहना हुआ था। अंधेरे की वजह से मुझे उस शख्स का चेहरा तो नजर नहीं आया था जो मेरे साथ मेरे कमरे में मौजूद था, लेकिन जैसे ही मेरे जहन ने काम करना शुरू किया तो फौरन ही मेरे दिमाग में मेरे देवर का ख्याल आ गया, क्योंकि इस वक्त घर में वो और मैं तन्हा थे। हमारे अलावा और कोई भी घर पर नहीं था और रात के इस पहर अगर कोई मेरे कमरे में आ सकता था तो वो सिर्फ मेरा देवर ही था। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि मैं अपने कमरे में अपने देवर के साथ मौजूद हूँ। मैंने जैसे ही चीखना चाहा तो इससे महसूस हो गया कि मैं होश में हूँ और उसने मेरे मुंह पर सख्ती से अपना हाथ जमा दिया। और फिर इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे देवर ने तो मुझे अपनी बीवी समझ लिया था। उसने अपने हाथों से मेरे दोनों, और फिर मुझे समझ में आया था कि मेरी देवरानी इसे क्यों छोड़कर गई थी, क्योंकि वो मेरे देवर को जंगली जानवर कहती थी, क्योंकि मेरा देवर तो वाकई ही किसी जंगली जानवर की तरह मेरे साथ हर सुबह की तरह आज भी मेरे देवर के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और मैं परेशान सी बैठी थी। मेरा देवर बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ आदमी था, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। कुछ ही अरसे पहले मैंने खुद इसकी शादी नैना से करवाई थी, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि शादी के कुछ दिनों से बाद ही इन दोनों के दरमियान खटपट शुरू हो गई थी और फिर होते होते वो खटपट लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो गई और मैं सिर्फ देखती ही रह गई। मियाँ बीवी के मामले में बोलना मैं मुनासिब नहीं समझती थी, इसीलिए खामोश रहती कि शायद दोनों खुद ही अपने मामले को सुलझा लेंगे। लेकिन आज तो मामला शायद हद से ज्यादा ही बढ़ गया था। गर्मा गर्मी अरूज पर थी और दोनों ऊंची नीची आवाजों से झगड़ा कर रहे थे। ना चाहते हुए भी मुझे देवर के कमरे में जाना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर अब भी मैंने दखल अंदाजी नहीं की तो वो दोनों कहीं एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे देखते ही मेरा देवर कहने लगा, ये आपने कैसी लड़की मेरे लिए पसंद कर ली है। इसने मुझे आजिज कर दिया है। बीवी होने का कोई हक अदा नहीं करती, सिर्फ मुझे परेशान करती है। वहीं मेरी देवरानी नैना, जो मेरी दूर के रिश्तेदार भी थी, कहने लगी कि मैंने तो आप पर भरोसा किया था भाभी, आपने अपना कैसा देवर मेरे सर पर सवार कर दिया है। इसकी तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। ये मुझे औरत नहीं बल्कि जानवर समझता है। पता नहीं इसकी कौन सी ख्वाहिशें हैं जो पूरी ही नहीं हो रही। मेरा सारा जिस्म टूटने लगा है और अब तो मुझसे इसका साथ भी बर्दाश्त नहीं होता। देवरानी ने खुले लफ्जों में कुछ ऐसी बात मुझसे कही थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी और अब मुझे पता चला था इन दोनों के दरमियान क्या मामला चल रहा है। मेरी देवरानी देवर को शायद खुश नहीं रख सकती थी। वो देवर की ख्वाहिशात ज्यादा ही शदीद थी और क्यों ना होती, वो एक जवान लंबा चौड़ा मर्द था, बॉडी बिल्डर था। शायद इसीलिए देवरानी इसे पूरी तरह मुतमईन नहीं कर पा रही थी और यही वजह थी कि वो दोनों दिन रात जानवरों की तरह झगड़ रहे थे। मैंने दोनों को प्यार से समझाया कि ये मामला आपस का मियाँ बीवी का मामला है, इसे प्यार मोहब्बत से ख़त्म करो। इस तरह शोर शराबा करने से पास पड़ोस में आवाज़ जाएगी तो हम सबको क्या बताएंगे कि तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो। मेरी बात सुनकर वो दोनों खामोश हो गए थे और फिर घर में सन्नाटा छा गया था। मुझे लगा शायद दोनों को मेरी बात समझ आ गई है और अब दोबारा इनके दरमियान कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह जब मेरी देवरानी कमरे से निकली तो वो बहुत ही अजीब सी चाल चल रही थी।
चेहरा भी बहुत सुर्ख हो रहा था। अक्सर ही ऐसा होता था, इसलिए मैं नज़रअंदाज करने वाली थी कि वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने सवालिया नज़रों से नैना को देखा तो वो कहने लगी, क्या पिछले 2 महीनों में आपने कभी गौर से मेरी तरफ देखा है? नैना की बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। वो कहने लगी, क्या आपने महसूस नहीं किया कि मैं सुबह किस हालत में कमरे से निकलती हूँ? कल आपके कहने पर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और ये कहकर नैना ने अपनी कंधे से थोड़ी सी कमीज सरकाई थी और वहां मौजूद सुर्ख निशान देखकर मैं मजीद शर्मिंदा हो गई थी। मैंने नैना से कहा कि मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो मियाँ बीवी की आपस की बात है। वो कहने लगी कि आप समझ नहीं रही हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। आपको मेरा दर्द नज़र क्यों नहीं आता? क्या आप अपने देवर को बहुत ही शरीफ समझती हैं? आपका देवर अच्छी सोहबत में नहीं है और ये इसी का नतीजा है। इसकी आंखों में आंसू थे। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इससे हमदर्दी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा देवर इससे अपना हक वसूल कर रहा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने मोहब्बत से नैना को समझाया कि देखो, नई नई शादी है, वो अभी जज्बात के धारे में बह रहा है। कुछ वक्त गुजर जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जब मेरी नई शादी थी तब तुम्हारे भाई भी मेरे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर जिम्मेदारियों में उलझकर सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। अब तो मैं खुद उनके साथ के लिए तरसती हूँ। मेरी बात पर नैना ने अजीब नजरों से देखा और कहने लगी, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आप पर गुजरेगी तो आपको पता चलेगा कि मेरा शौहर इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। नैना की बात पर मैं पूरी तरह खामोश हो गई थी और फिर कुछ देर बाद जब मुझे मेरा देवर अकेले में नजर आया तो मैंने इसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि नैना अच्छी लड़की है, इसके साथ प्यार मोहब्बत से रहो। मेरी बात सुनकर मेरा देवर जोर से हंसा और कहने लगा, इसी की तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि समझती ही नहीं। आप ही इसे कुछ समझाइए और बताइए कि शौहर के क्या हकूक होते हैं। मेरा देवर मुझे उल्टी बात सुनाकर वापस चला गया था और मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं। ये दोनों मियाँ बीवी तो समझने वाले ही नहीं थे। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे थे, लेकिन मेरी नज़र में मेरा देवर सही था और नैना गलत। इसे तो खुश होना चाहिए था कि उसका शौहर उसे इतना ज़्यादा वक्त दे रहा है, इससे मोहब्बत करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हर छोटी छोटी बात पर उलझती थी। 2 दिन गुजरे थे कि फिर इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया और आवाज़ें इतनी ऊंची थीं कि पास पड़ोस तक आराम से जा रही थी। मैंने गुस्से से उनके कमरे में जाकर कहा कि खुदा के वास्ते कुछ लिहाज कर लो। इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है, तुम लोगों की वजह से बदनामी का सामना करना पड़ेगा। मेरा देवर कहने लगा कि ये तो आप इस नैना को समझाइए। अगर ये मेरे साथ तमीज से नहीं रह सकती तो अपने घर जा सकती है। इसकी बात सुनकर नैना ने अपना सामान उठाया और मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। कहने लगी कि इस आदमी के साथ कोई औरत गुजारा नहीं कर सकती, ये इस काबिल ही नहीं है। आप खुद इसके साथ रहेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। दूर से ये आपको बहुत ही शरीफ लगता है, लेकिन अगर आपने एक रात इसके साथ गुजार दी तो आपके होश उड़ जाएंगे। अपनी देवरानी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो मुझे मेरे देवर के साथ रात गुजारने का कह रही थी। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती थी? वो मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती थी? उसके जाते ही मेरा देवर कहने लगा, आपने इसकी जुबान सुन ली है ना? अब आपको पता चल गया होगा कि ये किस मिजाज की औरत है। इसके बाद मेरा देवर भी घर से बाहर निकल गया और मैं परेशान बैठ गई, क्योंकि नैना का ताल्लुक मेरे मैके से था और ससुराल में सिर्फ एक देवर ही था। दोनों तरफ से ही मुझे ही परेशानी का सामना करना था। ऊपर से जो बात नैना कहकर गई थी वो सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। साथ ही मुझे ये फिक्र भी सता रही थी कि अब मैं घर कैसे गुजारा करूंगी। एक बार फिर मैं अपने देवर के साथ घर में तन्हा हो गई थी। दरअसल कुछ अरसा पहले ही जब मेरे शौहर की दूसरे शहर में नौकरी लगी तो उन्होंने मुझे साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। घर में मुझे अपने देवर के साथ रहना था और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं अकेले देवर के साथ गुजारा करती। इसीलिए मैंने झटपट अपने देवर के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी, ताकि शौहर के जाने से पहले ही उसकी शादी करवा सकूं। और ऐसे में जब मैं अपने मैके गई तो मुझे पता चला कि मेरी खाला की नंद अपनी बेटी नैना के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं।
बस फिर क्या था, मैंने फ़ौरन ही अपने देवर की शादी नैना से करवा दी ताकि मुझे अपने देवर के साथ तन्हा रहना ना पड़े। मेरा देवर बहुत अच्छा और शरीफ था, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये बात मुनासिब नहीं थी कि मैं अकेली इसके साथ घर में रहती। आज जब नैना घर छोड़कर गई थी तो मैं एक दफ़ा फिर उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई थी। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैंने अपने शौहर को फ़ोन करके बता दिया कि क्या मसला है। वो कहने लगे कि तुम परेशान ना हो, कुछ ही दिनों में नैना खुद वापस आ जाएगी। किसी भी लड़की के माँ बाप बेटी को ज़्यादा दिन घर में नहीं बिठाते, और ये तो मियाँ बीवी का ज़ाती मामला है। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा, ये कहकर उन्होंने मुझे तसल्ली दे दी थी। लेकिन अब वो मुझे अपने देवर के साथ अकेले रहना था, और ऊपर से मेरी देवरानी की बातों ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया था कि मैं देवर से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो भी कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सा नजर आ रहा था। और फिर देवरानी के जाने के बाद घर के सारे कामकाज मेरे ही सर आ गए थे। मैं सारा दिन सफाई करती, कपड़े धोती, खाना बनाती और फिर रात तक इस कदर थक जाती कि दूध पीते ही गहरी नींद सो जाती। मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि जो दूध मैं पीती हूँ इसमें नींद की गोलियां मिली हुई होती हैं। 4-6 दिन तो ऐसे ही गुजर गए और मुझे बिल्कुल भी एहसास ना हुआ इस बात का कि मैं रोज़ नैना का फ़ोन चेक करती, इसे मनाती। मगर मैं इसका एक ही कहना था कि आपका देवर एक जानवर है और उसके साथ गुजारा मुमकिन नहीं है। समझ नहीं आता था कि मेरे देवर ने ऐसा भी क्या कर दिया था कि नैना उसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं थी। तंग आकर मैंने अपने देवर से कहा कि तुम ही जाकर नैना को ले आओ, लेकिन उसने भी साफ इनकार कर दिया। वो तो नैना के बगैर भी बिल्कुल नॉर्मल था। लगता ही नहीं था कि उसे अपनी बीवी की याद भी आती होगी। मुझे ये ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा था। घर के काम करते करते मैं थक चुकी होती, ऊपर से ज़हनी तौर पर भी सुकून नहीं था। हर वक्त मुझ पर नींद का गलबा रहने लगा था। रात तो रात मुझे दिन को भी नींद आने लगी थी, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था। और फिर जब हर रात ही मैं इस तरह गहरी नींद सोने लगी तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि इससे पहले मैं कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोती थी और ना ही सुबह देर से उठती थी। फिर मैं जब सुबह उठती तो मेरी हालत भी कुछ अजीब सी होती थी। मेरे कमरे का हुलिया बिगड़ा हुआ होता, चादर बिस्तर से नीचे होती, मेरे कपड़े चिकन आलूद होते। शक का शिकार मैं होने लगी थी। समझ नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर एक दिन मुझे ऐसे लगा जैसे ये सब कुछ मेरे इस दूध पीने की वजह से ही हो रहा है, जो मुझे मेरा देवर ला कर दिया करता था। वो खुद अपने लिए भी दूध और ड्राई फ्रूट लाता था, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग करता था। अब साथ ही मेरे लिए भी दूध लाने लगा था। पहले वो मेरे लिए दूध नहीं लाता था, लेकिन जब से नैना गई थी तब से ये इसका मामूल बन गया था। उसका कहना था कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती, और मैंने खुशी खुशी इस बात का लाया हुआ दूध पीना शुरू कर दिया। मैं सोचती थी कि नैना कितनी नाशुक्री औरत है, जिसे इतना अच्छा शौहर मिला है, फिर भी वो इसे छोड़कर चली गई है, जो मेरा इतना ख्याल रख रहा है। वो अपनी बीवी के साथ कितना अच्छा होगा। यही सोचकर मैंने नैना को फ़ोन करना भी बंद कर दिया कि अब जब इसे आना होगा तो वो खुद ही आएगी। मगर अब मुझे लग रहा था कि इस दूध में कोई मसला है, और फिर एक दिन मैंने जानबूझकर दूध ना पिया। मेरे शौहर का फ़ोन आया हुआ था। मैं इनसे बातों में मसरूफ़ हो गई और मैंने दूध इसी तरह ज़ाया कर दिया। काफ़ी देर मैं इनसे बात करती रही और वो मुझे यही कहते रहे कि तुम घर के मामलात को लेकर परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उन्होंने फ़ोन रखा है तो मैं सोने के लिए लेट गई और मुझे नींद भी आ गई। और जब मेरी कुछ देर बाद आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कोई मेरे बिल्कुल करीब मौजूद था और मेरी शर्ट के बटन खोल रहा था। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मैं उस शख्स का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में तो मेरे देवर का ही ख्याल आया था, और ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आधी रात को वो मेरे कमरे में मौजूद है। मुझे इस बात पर भी यकीन आ गया था कि दूध में ज़रूर नींद की दवा मिली हुई होती थी, जभी तो मुझे आज तक इस बात का इल्म नहीं हो सका। तो क्या मेरा देवर हर रात मेरे साथ गुजारता था? क्या वो मुझे अपनी बीवी समझ रहा था? पता नहीं क्या बात थी। जैसे ही मैंने खौफजदा होकर चीखने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुंह दबा दिया, और फिर मैं चाह कर भी शोर नहीं मचा सकी। इसके बाद उसने मेरे मुंह पर कस कर मेरा ही दुपट्टा बांध दिया था और फिर अपने हाथों से
मेरे दोनों पैरों को भी रस्सी से कस के बांध दिया था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाह रहा है, और कुछ ही देर बाद मेरी देवरानी नैना की हर बात सच हो गई थी। क्योंकि मेरा देवर वाकई ही रात को इंसान नहीं बल्कि जानवर बन जाया करता था, क्योंकि उसने मेरे साथ भी जानवरों जैसा ही सलूक किया था। मुझे ना सिर्फ बिस्तर के साथ बांध दिया था बल्कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती भी की थी। मेरी चीखें मेरे हलक में ही दम तोड़ गई थीं, और वो रात मैंने बहुत ही अजियत भरी गुजारी थी। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मेरी जान में जान आई थी, क्योंकि मेरा देवर मेरे कमरे से निकलकर जा चुका था। जाने से पहले उसने मेरे हाथ खोल दिए थे, इसीलिए इसके जाते ही मैंने जल्दी से अपने मुंह और पाँव को भी आज़ाद करवा लिया था। लेकिन इस वक्त मेरी जान निकल गई जब मुझे पता चला कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। और फिर ऐसे ही चीखते चिल्लाते दोपहर हो गई। दोपहर के वक्त मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, और जो चेहरा मुझे नज़र आया वो देखते ही मेरे अंदर जान आ गई। मैं जल्दी से उठकर भागी और अपने शौहर के सीने से लग गई। मेरा शौहर मेरे सामने खड़ा था, परेशानी से मुझे देख रहा था। मैंने रोते हुए उसे बताया कि रात को आपका भाई ना सिर्फ मेरे कमरे में आया था बल्कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक भी किया था। कुछ देर तक तो मेरा शौहर बिल्कुल खामोश रहा, और फिर कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने निकाह में नहीं रख सकता। शौहर की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपने भाई को सजा देने की बजाय वो मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। और फिर मेरे शौहर ने खड़े खड़े मुझे तलाक सुना दी थी। मुझ पर आसमान गिर पड़ा था। नैना और उसके शौहर के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया था। मुझे अपने देवर से शदीद नफरत का एहसास हुआ था। मैं पहले तो अपने होश में नहीं थी, और फिर जब मुझे होश आया तो मैं सीधी अपने देवर के पास पहुंची और फिर इसका गिरेबान पकड़ लिया और उससे पूछा कि रात को तुमने मेरे साथ क्या किया है। मेरे देवर ने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहने लगा, मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं आपके कमरे में आया हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अपने देवर की बात सुनकर मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कहा, तुम्हारे और मेरे सिवा घर में और कौन था। मेरे देवर ने अपने सर पर हाथ रख दिया और कहने लगा, मैं अपनी कसम खाता हूँ, मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगता है कि आपको कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। उसकी इस बात पर मैं एकदम ही खामोश हो गई थी। उसकी आंखें उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थी। उसने आज तक कभी मेरी तरफ बुरी नज़र नहीं डाली थी, लेकिन अगर वो मेरे कमरे में नहीं आया था तो फिर मेरे कमरे में कौन आया था। किसकी वजह से मेरा घर, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर जब मैंने इसे बताया कि इसके भाई ने मुझे तलाक दे दी है तो वो खुद भी हक्का बक्का रह गया। मेरा देवर जिस तरह दोपहर को घर लौटा था इसी तरह वापस चला आया था, और जाते जाते कह गया था कि मैं इसके आने से पहले अपना सामान बांध कर यहाँ से चली जाऊँ। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अब तलाक तो हो चुकी थी। इसलिए मैं सीधे अपने घर चली आई। माँ बाप पर कयामत टूट पड़ी थी। सब घर वाले ही बहुत परेशान थे। मैंने सबको सारी बात बता दी थी। हर कोई हैरान था कि मेरे कमरे में कौन आ सकता था। और फिर मेरी माँ ने नैना को बुलवाया और पूछा कि तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियान क्या मसला था। वो कहने लगी कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, मुझे वक्त ही नहीं देता था, बल्कि वो बिल्कुल जानवरों जैसा था, जैसे मुझसे कोई लगाव ही ना हो। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसने कभी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं सारी सारी रात जाए नमाज पर खड़ी रोती रहती और अपने हक में दुआ मांगती कि वो मेरा हो जाए, लेकिन फिर भी वो मेरा ना हुआ। कई दफा मैंने यही बात भाभी को भी कही कि इनका देवर मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रख रहा, इसके अंदर मुझे इंसानियत नजर नहीं आती। अगर वो इंसानियत रखता तो उसे मेरी मोहब्बत की कदर होती, लेकिन उसे तो मुझसे कोई वास्ता ही नहीं था। इसीलिए मैंने तंग आकर वो घर छोड़ दिया था। नैना ने इस बात पर मोहर लगा दी थी कि इसका शौहर का किरदार खराब नहीं था। मैं अब तक नैना की हालत और इसकी बातों का मतलब अखज़ कर लिया कि मुझे लगता था कि शायद इसका शौहर इसके साथ वहशियाना सलूक करता था, लेकिन सच ये था कि इसका शौहर इसके करीब भी नहीं जाता था। शायद मेरा देवर इस शादी पर खुश नहीं था। जो भी था, अब मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है और ऐनक भी।
और फिर नैना ने भी अपने शौहर से तलाक ले ली थी। कुछ अरसा गुजरने पर मेरे देवर का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मेरे घर वाले मेरे देवर के किरदार से वाकिफ हो चुके थे, इसीलिए मेरी शादी मेरे देवर से करवा दी गई थी। और शादी की रात मेरे देवर ने मुझे सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मेरा देवर कहने लगा कि भाई ने आपसे शादी तो कर ली थी, लेकिन वो दूसरी बहुत सी लड़कियों के चक्कर में थे। और फिर जब शादी के बाद आप इनके करीब रहने लगी और इन्हें अय्याशी करने का मौका ना मिल सका, तो इसीलिए वो नौकरी के बहाने दूसरे शहर चले गए ताकि वहाँ वक्त गुजार सकें। लेकिन भाई के जाने का सुनकर आप परेशान हुई और मेरी वजह से आपने जल्द से जल्द लड़की ढूंढना शुरू कर दी। लेकिन सच तो ये था कि मैं शुरू से ही आपको पसंद करता था। मुझे मालूम था कि जल्द या बदेर भाई आपको छोड़ देंगे, इसीलिए मैंने नैना से शादी नहीं करना चाही थी। आपकी खातिर मैंने नैना से शादी तो कर ली, लेकिन मैं इसे वो मोहब्बत और वो जगह नहीं दे सका जिसकी वो हकदार थी। वो इसीलिए मेरे और नैना के दरमियान लड़ाई झगड़े होने लगे थे। नैना की खातिर मैं एक अच्छा आदमी नहीं था, और यही बात वो बार बार आपसे कहती थी, जिसका आपने गलत मतलब निकाल लिया था। नैना के जाने के बाद मैं आपका ख्याल रखने लगा, क्योंकि घर का सारा कामकाज आपके सर आ गया था। मैं आपको रोजाना दूध लाकर देता था और इसमें नींद की गोली भाई के कहने पर मिलाता था। भाई कहते थे कि आप इनके बगैर बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हैं और सारी की सारी रात रोती रहती हैं, इसीलिए मैं आपको नींद की गोली दे दिया करूं। भाई के कहने पर ही मैं ये करने लगा था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि मेरे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। वो खामोशी से दूसरे शहर से वापस आ गए थे, लेकिन वो घर नहीं लौटे थे, बल्कि रात के अंधेरे में मौका देखकर वो घर आते और आपके साथ कुछ वक्त गुजार कर चले जाते। वो आपके दिल में शक पैदा करना चाहते थे, ताकि किसी रात जानबूझकर आप दूध ना पिएं और वो अंधेरे का फायदा उठाकर आपके साथ ज्यादती करें और सारा इल्जाम मुझ पर जाए। भाई ने दूसरे शहर में शादी कर ली थी, इसीलिए वो आपको तलाक देकर आपसे जान छुड़वाना चाहते थे, लेकिन वो सीधी तरह से आपको तलाक नहीं दे सकते थे, क्योंकि इस तरह इनकी बदनामी होती और वो अपने सर कोई इल्ज़ाम भी लेना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आपके साथ साथ मुझे भी बदनाम कर दिया और अब आप मुझे बदकिरदार समझने लगी थी, जबकि सच तो ये था कि मैंने कभी आप पर गलत नज़र नहीं डाली थी। मैं आपसे मोहब्बत ज़रूर करता था, लेकिन मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। और फिर जब भाई ने आपको तलाक दी और आप चली गईं, तो भाई ने अपना सारा सामान बांधा और यहाँ से जाने से पहले कहने लगे कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से वाकिफ हूँ, मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम भी इससे शादी कर लेना। पहले तो मुझे भाई की बात बहुत ही बुरी लगी थी कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन फिर जब आपकी इद्दत ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि आपको किस बात की सज़ा मिले, जबकि आपका कोई कसूर नहीं था। इसीलिए मैंने आपसे शादी का पैगाम भेज दिया था कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए और आपकी ज़िंदगी भी संवर जाए। लेकिन अगर इस सब में किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो नैना है। मेरे देवर ने मुझे सारी कहानी सुना दी थी, जो अब मेरा शौहर था, और ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं अपने देवर के खिलाफ न जाने क्या क्या सोच चुकी थी, लेकिन मेरा देवर तो मेरा अपना शौहर था, जिसे मैं अंधेरे में पहचान भी ना सकी थी, और उसने मेरी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की थी। साथ ही अपने भाई को भी नहीं बख्शा था। मेरे दूसरे शौहर ने मेरी जिंदगी की हर खुशी दे दी थी, अपनी पलकों पर बिठा लिया था, क्योंकि वाकई ही वो मुझसे मोहब्बत करता था। लेकिन कभी कभी मुझे नैना के लिए बहुत अफसोस होता था, क्योंकि वो मजलूम थी और इसके साथ ज्यादती की गई थी। मेरे देवर को इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन शायद किस्मत के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अब नैना की भी जल्द ही शादी होने वाली है, उसका भी एक अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है। जिंदगी इसी का नाम है, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता। लेकिन मेरा मुजरिम तो मेरा शौहर था, जिसे मैं अंधेरे में पहचान भी नहीं सकी थी, और इसने मेरी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की थी। साथ ही अपने भाई को भी नहीं बख्शा था। मेरे दूसरे शौहर ने मुझे जिंदगी की हर खुशी दे दी थी, मुझे अपनी पलकों पर बिठा लिया था, क्योंकि वाकई ही वो मुझसे मोहब्बत करता था। हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे नैना के लिए बहुत अफसोस होता है, क्योंकि वो मजलूम थी और उसके साथ ज्यादती हो गई थी।
میرے دیور کو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن شاید قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اب نینا کی بھی جلد ہی شادی ہونے والی ہے، اس کا بھی ایک اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، ہر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔